तेजस MK1A डील फाइनल होने से पहले ही HAL की तरफ से अभी इसकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है। साथ ही इसकी एग्जिस्टिंग वेपन्स को भी बदलने का फैसला किया गया है। S-400 सिस्टम की डिलीवरी से पहले ही भारत की तरफ से लगभग 100 क्रू मेंबर्स को अभी ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजने का प्लान किया गया ताकि आते ही इन सिस्टम को ऑपरेशन लोन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच अभी ट्राई सर्विस लेवल में जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया और साथ ही इन दोनों देशों के बीच अभी डायरेक्ट लिंक को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन नेवी के एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी सेलर कमांडर अविनाश टॉमी अभी नेवी से रिटायर करने वाले हैं और पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के ऊपर ISIS को समर्थन करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK1A को लेकर है। जैसे कि कल ही अपडेट सामने आया था कि कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसी हफ्ते ही तेजस MK1A डील को क्लियर किया जाने वाला था। आज इसके बारे में HAL की तरफ से कुछ और अपडेट सामने आई है और HAL की चीफ आर माधवन जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि HAL की तरफ से अभी तेजस MK1A की नई स्ट्रक्चरल डिजाइन को तैयार कर लिया गया, जिसमें इसकी प्रीवियस डिजाइन में HAL की तरफ से कुछ खास मॉडिफिकेशन किए गए ताकि बेहतर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकेगा। इसमें स्ट्रक्चर के अलावा इसकी वायरिंग और कूलिंग सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है और HAL की तरफ से इन मॉडिफिकेशन को करने के लिए अपने इंटरनल फंड का इस्तेमाल किया गया है। HAL के मुताबिक जो तेजस MK1 वेरिएंट था वो हमारे लिए एक टेस्ट बेड के तौर पर काम कर रहा था और अभी हम उसी को बेस करके फाइन ट्यून कर रहे हैं। अब एक एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको बेचने के बाद इसकी सर्विस और मेंटेनेंस कैसा रहता है। इसी वजह से HAL की तरफ से इसकी सर्विस और मेंटेनेंस को कम करने के लिए और इजी करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि जब भी इसको मेंटेनेंस की या रिपेयर की जरूरत पड़ेगी तो इसे कम से कम वक्त के अंदर तैयार किया जा सकेगा। अब तेजस MK1 के अंदर तेजस MK2 के लिए डिजाइन किए गए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया, जिस वजह से इसकी प्रोसेसिंग पावर तेजस MK2 जितना होने का उम्मीद किया जा रहा है। एक और चेंज इसकी रडार्स में भी होने वाली, जैसे कि अभी अगर इसे इसी हफ्ते ही कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूव कर दिया जाता है तो एरो इंडिया शो के दौरान फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा, जिसके बाद 2023 से HAL की तरफ से इनकी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में पहले HAL की तरफ से इसमें एल्टा की 2052 AESA रडार को इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी HAL की तरफ से इसमें उत्तम AESA रडार को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और ये रिक्वेस्ट स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया था, जिस वजह से तेजस MK1A की जो इनिशियल यूनिट होने वाली उसमें एल्टा की 2052 रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद जो बाकी मॉडल्स तैयार किए जाएंगे उसमें उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा। HAL के मुताबिक वो 2023 तक साल में कम से कम 20 तेजस को डिलीवर करने का एम रख रहे हैं, जिस वजह से वो 4 साल के अंदर ही 83 तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चेंज जो तेजस MK1A में हमको देखने को मिलने वाली है वो इसकी स्टैंडर्ड मिसाइल को लेके होने वाली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तेजस MK1A में अस्त्र मिसाइल को स्टैंडर्ड BBR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और एसराम मिसाइल को क्लोज रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसमें R-73 मिसाइल को क्लोज रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रशिया की तरफ से इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोई खास सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिस वजह से भारत इसमें एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला कर चुकी है। साथ ही आगे चल के इसमें अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र IR मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन जब तक ये मिसाइल ऑपरेशनल नहीं होते हैं तब तक इसमें डर्बी और एसराम मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और जब तक तेजस MK1A की प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तब तक हमारे अपने मिसाइल भी तैयार हो चुके होंगे। अगला अपडेट S-400 डील को लेके है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से S-400 डील को कैंसिल करने के लिए भारत के ऊपर काफी प्रेशर डालने के बाद भी भारत की तरफ से इन सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया था और अभी शायद सितंबर से अक्टूबर के बीच हमें रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की पहली बैच को डिलीवर किया जाने वाला है। भारत की तरफ से लगभग $5.4 बिलियन की कीमत में रशिया से 5 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और ये सभी सिस्टम हमें 2023 तक रशिया की तरफ से डिलीवर किया जाने वाला है। इसी बीच इनको ऑपरेट करने के लिए भी रशिया की तरफ से इंडियन ट्रूप्स को ट्रेनिंग दिया जाने वाला था और इसी महीने के एंड में भारत की तरफ से इन सिस्टम को ऑपरेट करने वाली एक बहुत बड़ी टीम को रशिया भेजने का प्लान किया गया है, जहां पर उनको S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस इनिशियल ग्रुप में अभी लगभग 100 के आसपास इंडियन एयरफोर्स के क्रू मेंबर होने वाले और इनकी ट्रेनिंग अभी काफी दिन तक वहां पे चलने वाली है।
भारत की तरफ से बताया गया कि जैसे ही रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम को हमको डिलीवर किया जाएगा तो तुरंत ही इसको ऑपरेशनल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगर हमें सिस्टम सितंबर से अक्टूबर 2021 के बीच डिलीवर किया जाता है तो इनको दिसंबर 2021 या 2022 की शुरुआत से ऑपरेशनल करने का एम रखा गया है। S-400 सिस्टम की डिलीवरी मिलने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाले हैं और अगर इनको भारत की तरफ से अपनी वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय किया जाएगा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अपने एयरवेज से टेक ऑफ करते हमारे स्ट्राइक रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसके हर एक स्क्वाड्रन में लगभग 128 मिसाइल होने वाली और ये शॉर्ट रेंज से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है और ये अपने आप ही टारगेट को ट्रैक करके पता लगा सकता है कि किस मिसाइल को किस वक्त लॉन्च करना सबसे सही होने वाला है। वैसे भारत की तरफ से यहाँ पर शॉर्ट रेंज की मिसाइल के लिए इतना ज्यादा ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया था क्योंकि हमारे पास पहले से ही काफी सारे बेहतरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अगला अपडेट भारत और इंडोनेशिया को लेकर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच अब एक सीरीज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है और सबसे पहले अभी भारत और इंडोनेशिया की एयरफोर्स के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद आगे चल के आर्मी टू आर्मी और नेवी टू नेवी एक्सरसाइज को करने का एम रखा गया है। इंडोनेशिया की तरफ से बताया गया कि पिछले 17 सालों में भारत और इंडोनेशिया के बीच बायलैटरल रिलेशन काफी हद तक बेहतर हो चुकी है और पिछले 17 सालों से भारत और इंडोनेशिया अंडमान सी में कोऑर्डिनेट पेट्रोल मिशन को करते आ रहे हैं। अब ये भारत के लिए एक तरीके से अच्छी बात होने वाली है और ये भारत की आर्क टेस्ट पॉलिसी का एक सफल स्टेप भी होने वाला है। साथ ही इससे चाइना को भी भारत और इंडोनेशिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सकता है क्योंकि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही चाइनीज एग्रेशन का शिकार होते आ रहे हैं। साथ ही इंडोनेशियन एनवॉय की तरफ से बताया गया कि भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो चाइना के बाद इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और हमारे बीच अभी अच्छे बिजनेस रिलेशन को बनाने की जरूरत है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करना काफी जरूरी है और इसके लिए सिर्फ बाय एयर नहीं बल्कि मरीन कनेक्टिविटी को भी सेटअप करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिससे दोनों देशों की ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अभी लद्दाख के दौरे पर गए हुए थे। वैसे अभी भी लद्दाख में भारत की तरफ से काफी हेवी डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है और सर्दियों में भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जारी रहने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लेने के लिए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी नॉर्दर्न बॉर्डर के विजिट पर गए हुए थे। इसके अलावा आप सभी को याद होगा एक चाइनीज सोल्जर को इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में कैप्चर किया गया था, जो कि पता नहीं कैसे लेकिन इंडियन साइड में चला आया था, जिसके बाद उसको इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी हिरासत में रखा गया था और प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको ट्रीट किया जा रहा था। साथ ही पूछताछ भी किया जा रहा था कि वो किस तरीके से भारत के बॉर्डर में घुसपैठ कर गया था। आज इसी को लेकर खबर सामने आया है कि भारत की तरफ से उस चाइनीज सोल्जर को वापस चाइना को हैंडओवर कर दिया गया है। इससे पहले शायद अक्टूबर में एक चाइनीज सोल्जर इंडियन साइड में चला आया था, जिसको चुशूल में हुई बॉर्डर मीटिंग के बाद चाइना को हैंडओवर किया गया था। बाकी अगर लद्दाख में चल रही तनाव की बात करें तो अभी भी पहला जैसा बना हुआ है और इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी अपने अपने पोजीशन में अभी भी मौजूद है और पता नहीं कितने दिनों तक ये फैसला चलने वाला है, क्योंकि इसमें चाइना की तरफ जो कंडीशन रखे जा रहे हैं वो भारत को मंजूर नहीं है और भारत की तरफ जो कंडीशन यहाँ पे रखे जा रहे हैं वो चाइना को पसंद नहीं आ रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अब सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अभी विशाखापट्टनम क्लास की 4 डिस्ट्रॉयर्स को बनाया जा रहा है, जिसमें आईएनएस विशाखापट्टनम को जल्दी से ही नेवी में शामिल किया जाएगा। इसी बीच नेवी की तरफ से इसके लिए वेपन सिस्टम को भी खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। वैसे ये बात आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है कि सिर्फ रेडी होने से पहले ही उनके लिए वेपन सिस्टम को खरीदा जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रीवियस डील्स की बात करें तो हमने ये देखा था कि वॉरशिप्स के शामिल होने के 1-2 साल बाद जाके सभी जरूरी वेपन को खरीदने के बारे में सोचा जाता था, लेकिन अभी नेवी की तरफ से पहले से ही 38 नए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, जो कि इसी क्लास की सभी वॉरशिप्स में डिप्लॉय किया जाएगा और ये वॉरशिप्स एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। इनके लिए भारत की तरफ से अभी जिन ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है वो ब्रह्मोस मिसाइल की ईआर वेरिएंट्स होने वाली, यानी कि इनकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक होने वाली है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से पहले से इसको खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया गया था, जिसके अंदर 1800 करोड़ सैंक्शन किए गए थे। अभी उम्मीद किया जा रहा है कि इसी हफ्ते होने वाली कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के दौरान इन मिसाइल को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आईएनएस चेन्नई से भी ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था, जिसमें इस मिसाइल ने 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से अपने टारगेट को इंटरसेप्ट किया था और अभी शायद आईएनएस विशाखापट्टनम की सी ट्रायल भी पूरा होने को, जिसके बाद इससे भी ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया गया है और शायद इसकी वेपन टेस्टिंग के दौरान इससे ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने का एम रखा गया है। ये वॉरशिप अभी इंडियन नेवी की सबसे बेहतरीन वॉरशिप बनने वाली है और आज तक नेवी में मौजूद किसी भी वॉरशिप्स के मुकाबले सबसे ज्यादा हेवीली आर्म्ड वॉरशिप बनने वाला है।
अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। अब सब शायद सेलर कमांडर अविनाश टॉमी को जानते होंगे, जिन्होंने 2018 की गोल्डन ग्लोब नेविगेशन रेस में पार्टिसिपेट किया था और इसी रेस के दौरान उनका जो बोट था वो एक टर्बुलेंस के चपेट में आके खराब हो गया था और साथ ही वो भी इसमें सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। पर इसके बावजूद भी वो अकेले समंदर में सर्वाइव करने में कामयाब हो गए थे और उसके बाद एक फ्रेंच वेसल की तरफ से उनको रेस्क्यू किया गया था। इस हादसे के बाद सेलर अविनाश टॉमी एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गए थे और जो वापस आए तो उनको गोवा में पोस्टिंग दिया गया था और 2019 में उनको नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो अभी नेवी से रिटायर करने वाले हैं और इसके लिए कोई खास कारण भी नहीं और उनके मुताबिक अभी उनकी एज हो चुकी है जिस वजह से वो रिटायर करना चाहते हैं। पर इसके बावजूद भी वो भारत के लिए गोल्डन ग्लोब एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में होने वाली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई भी स्पॉन्सर मौजूद नहीं है और अगर उनको स्पॉन्सर करने के लिए कोई राजी हो जाता है तो वो जरूर गोल्डन ग्लोब 2022 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और बाकी नेवी की तरफ से उनको इसको लेके फुली सपोर्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान की तरफ से अभी एक बार फिर से भारत के ऊपर अजीब तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। 1-2 महीने पहले आपको याद होगा पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी पाकिस्तान के पीएम का कहना है कि पिछले हफ्ते बलूचिस्तान की हजारा कोल माइन में जो हादसा हुआ था इसके पीछे भारत का हाथ है। अब पहले से इस बात को लेकर आईएसआईएस की तरफ से अपने ऊपर इसका जिम्मा लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी इमरान खान का कहना है कि भारत की तरफ से अभी आईएसआईएस को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 1 या 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली पावर कट को लेकर भारत को ब्लेम किया गया था और उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो पावर कट या मास ब्लैकआउट हुआ था उसके लिए भारत जिम्मेदार था और भारत अभी अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम से ध्यान को भटकाने के लिए पाकिस्तान में पावर कट करा रहा है। जादूगर है, कुछ भी करता है, जोकर बना के रखा है तेरे को पाकिस्तान वालों ने। अगर आप इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें लॉजिक की अणु या परमाणु की भी तलाश कर रहे हैं तो याद रखिए पाकिस्तानी नेताओं के स्टेटमेंट में आपको उतना ही लॉजिक देखने को मिल सकता है जितना जॉनी सिंह के सर में बाल, और एक बार को वहां पर भी आपको हरियाली देखने को मिल सकती है, लेकिन इनके स्टेटमेंट में लॉजिक कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इनको बस एक ही चीज आता है और वो भारत को ब्लेम करना चाहते हैं और इनकी एक आदत है कि कहीं पर भी स्पीच देते हुए अगर इनके पास शब्दों की कमी दिखाई पड़ती है या फिर इनको टॉपिक नहीं मिलता है तो वो सीधे तौर पर भारत को लेके ऐसा कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट पास कर देते हैं और इस बात को सुन के उनकी जनता खुश हो जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।